हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेहत सुख। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 3 दिसंबर को जो बीएफएम का पेपर हुआ था उसके कुछ रिकॉर्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ओके, तो एक लेक्चर हम इस पर ले चुके हैं, पहले ही हमने जो है 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा दिए थे और अब आगे जो है हम 10-15 क्वेश्चन और मैं आपके लिए अरेंज करके लेकर आया हूँ। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं लाता रहा हूँ। अभी हम 1 लाइनर कर रहे हैं, मतलब कहने का जो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन वो कर रहे हैं। केस स्टडी भी 2-3 मेरे पास हैं, उनको भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। जैसे ही अवेलेबल होती है आपको केस स्टडी भी मैं करवाऊँगा, ठीक है। मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि जो भी डेटा आपके पास हो प्लीज़ उसको हमारे साथ शेयर करें। यूट्यूब पर कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर भी आप लोगों के पास होगा ही, है ना, 9494787882। ये हमारा नंबर है। 2 बार 9494 है, 2 बार 78878 है, लास्ट में 82 और लगा लीजिए तो हमारा नंबर, इस पर शेयर कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास डेटा आ जाता है, तो मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन या फिर उसके जैसा डेटा आ जाता है तो अच्छा रहता है। तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जो है डेटा शेयर करें अगर आपके पास हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आइए स्टार्ट करेंगे। व्हिच आर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द LRS स्कीम, लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम के तहत हम $2.5 लाख जो है $2.5 लाख भेज सकते हैं। कितना भेज सकते हैं? $2.5 लाख भेजा जा सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा हुआ है कि अंडर LRS स्कीम व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल ट्रांजेक्शन, किस ट्रांजेक्शन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, सवाल ये है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैकमिलन की बुक पढ़ के नहीं दिया जा सकता, इसके लिए आपको RBI का सर्कुलर देखना पड़ेगा और RBI के सर्कुलर में भी जो बातें हैं वही जो हो सकता है वो दी गई हैं, जो नहीं हो सकता उसके बारे में चर्चा भी नहीं की है उन्होंने। तो अगर आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी पेशेंट के साथ जा रहे हैं तो आपको जाने दिया जाता है, LRS में आपके खर्चे को वेयर किया जाता है। यानी कि जो मरीज है उसके लिए $2.5 लाख, कितना? 2.5 लाख, और प्लस जो अटेंडेंट है उसके लिए भी $2.5 लाख अलाउ होता है। सिर्फ इकलौता यही है जो LRS में अवेलेबल है। बाकी ना तो आपको अगर विदेश में कोई जो है फॉरेन में एक ब्रांच ऑफिस खोलना है तो उसके लिए जो खर्चा है उसको कवर किया जाता है LRS में, ना ही कोई एजेंसी कमीशन को ही जो है सोल प्रोप्राइटर द्वारा अगर कोई एक्सपोर्ट किया गया है तो उसके एजेंसी कमीशन के लिए भी कोई प्रोविज़न LRS स्कीम में एज सच नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ना तो ये एक्सेप्टेबल है 1 और ना ही एक्सेप्टेबल है 3, तो 1 and 3, ये 3 and 1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ओके है, अदरवाइज आपका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रिस्क प्राइसिंग के लिए, रिस्क प्राइसिंग में कौन कौन से एलिमेंट लेते हैं? ओके, तो ये पूछा जा रहा है कि रिस्क प्राइसिंग में क्या करते हैं, रिस्क का प्राइसिंग करते हैं, रिस्क को प्राइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है रिस्क बेस्ड प्राइसिंग का पार्ट नहीं है? ओके, नहीं सॉरी, पूछ रहे हैं कि व्हिच आर द फॉलोइंग डिटरमाइन द फैक्टर दैट गो विद द, ठीक है, मतलब कौन सा रिस्क प्राइसिंग का पार्ट है ये पूछा जा रहा है, नहीं वाला नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन इसका पार्ट होता है, लॉस प्रॉफिटेबिलिटी होती है इसका पार्ट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ होता है इसका पार्ट, ऑपरेटिंग इनकम ना होकर के फ्रेंड्स ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसका पार्ट होता है। ओके, तो अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा होता तो ये सही हो जाता, अदरवाइज हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही है। ये रिस्क प्राइसिंग करते समय जो फैक्टर हैं उसका पार्ट है। तो रिस्क प्रॉफिट मार्जिन 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 and 4 इसका करेक्ट है। ऑपरेटिंग इनकम ना होकर के ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। ओके, तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता था। AD कैटेगरी 1 का जो बैंक है उसके पास में मान लो कोई एक्सपोर्ट का बिल आया हुआ है, तो उसको किन किन चीज़ों का कंप्लायंस करना जरूरी है, किन किन चीज़ों का कंप्लायंस करना जरूरी है, इसके बारे में पूछा गया था। तो देखिए, रीजन पुट फोर्थ बाय द एक्सपोर्टर फॉर एक्सटेंडिंग द रियलाइजेशन पीरियड इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एक्सपोर्ट। बैंक इंश्योर करेगा कि अगर एक्सपोर्टर ने कहा है कि हम इतने समय में अपना जो है एक्सपोर्ट बिल रियलाइज नहीं करवा पाएंगे मतलब हम विदेश से पैसा नहीं मंगवा पा रहे हैं, हमने क्या किया, विदेश में सामान भेजा, ठीक है, सामान भेजा, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट का बिल भेजा। अब वहाँ 6 महीने 15 महीने ऐसे टाइम होता है, 9 महीने 15 महीने ऐसे टाइम होता है वहाँ से पैसे भेजने के लिए कि इतने समय में पैसा आ जाना चाहिए, इसे ही रियलाइज करना कहते हैं, ठीक है। जैसे तुमने मोबाइल बेचा अपने दोस्त को, अब वो पैसा मान लो मोबाइल 15,000 का बेचा, जब 15,000 तुम्हें मिल जाए तो तुम समझो कि मोबाइल का पैसा रियलाइज हो गया। ओके, आज मुझे रियलाइज हो गया कि
ऐसा होता है। क्लियर? तो ये रियलाइज का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हमें पता चल जाए, अगर उसने एक्सपोर्टर ने हमारे बैंक में आकर के कहा कि सर हमें थोड़ा और समय चाहिए, जितना समय था उसमें हमें पैसा वहाँ से नहीं आ पाया है, रियलाइज नहीं हो पाया है, तो हमें 2 महीने 6 महीने का एक्सटेंशन और दे दीजिए, तो वो एक्सटेंशन आप देंगे, लेकिन इंश्योर करिए कि जो कारण एक्सपोर्टर बता रहा है आपको वो उसके कंट्रोल में नहीं है, जिस वजह से, जैसे कोविड आ गया। अब कोविड में जो चीज़ें एक्सपोर्ट हुई हैं उसका एक्सपोर्ट बिल कहाँ से आएगा? कंपनियां बंद हो गई, लोग बचे नहीं, पता नहीं कंपनी का मालिक बचा नहीं बचा, ऐसी कंडीशन में आपका पैसा कौन दे देगा, राइट? तो उस केस में हमें ये देखना होगा कि एक्सपोर्टर जो रीजन दे रहा है उसके कंट्रोल के बाहर होना चाहिए, तो ये हमें कंप्लायंस करना होगा। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन कवर्ड बाई इनवाइसेस आर नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अथॉरिटीज कंसर्न। जो आपकी इनवाइस आई हुई है एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन की जो इनवाइसेस आई हुई हैं, आप इंश्योर करिए कि इस पर किसी एजेंसी से जांच नहीं बैठी, सीबीआई, सीआईडी है ना, या फिर जो है आपका नारकोटिक्स वाले इसके पीछे, या ईडी काफ़ी एक्टिव है, ईडी वगैरह इसके पीछे नहीं लगे हुए हैं, तो ये भी आपको इंश्योर करना होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एडी कैटेगरी 1 बैंक टू बी सबमिटेड बाय द एक्सपोर्टर। जो सामान एक्सपोर्ट किया गया है उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं वो उसे सबमिट करने पड़ेंगे, और इस बात की कंप्लायंस भी बैंक करेगा कि हाँ ऐसा हुआ है। फिर बोल रहा है कि लाइसेंस टू बी सरेंडर टू द डीजीएफटी प्रायर टू अप्रोचिंग टू एडी बैंक फॉर एक्सटेंशन। अब सोचो, आपको एक्सटेंशन चाहिए और उसके पहले आपको क्या डीजीएफटी के पास जाकर के अपना लाइसेंस सरेंडर कर देना होगा, जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर लाइसेंस होता है वो सरेंडर कर दोगे। आप सोच के देखो ये चीज़ कि मुझे टाइम पीरियड बढ़वाना है बैंक से कि भाई जो है मुझे समय दे दो 3 महीने का और, अब वो बोल रहे हैं कि तुम जाओ डीजीएफटी के पास अपना लाइसेंस ही सरेंडर कर दो, बचा क्या? अगर हम बिजनेस ही बंद कर दिए, एक्सटेंशन क्या करेंगे? नहीं, ये इंश्योर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर लॉजिक लड़ाया जाए, खैर उस समय एग्जाम में इतना ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चली होती हैं, इतना बढ़िया लॉजिक और इतने पेचीदगी से हम सोच सकें तो कितना ही आसान हो, लेकिन फिलहाल ये है कि अगर हम लॉजिक से चलें तो इसका आंसर ये हो जाता है। ये देखिए, पहले कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इस बार इन्होंने पूछा है। 5 सेक्शंस होते हैं स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट के, जिनकी रिपोर्टिंग करनी होती है, बैंकों को आरबीआई को भेजना होता है। पहला है डोमेस्टिक करेंसी का इंडियन ऑपरेशन, दूसरा है फॉरेन करेंसी का इंडियन ऑपरेशन, तीसरा है कंबाइंड इंडियन ऑपरेशन, चौथा है ओवरसीज ऑपरेशन, और पांचवा है कंसोलिडेटेड बैंक ऑपरेशंस। ये 5 रिपोर्टें होती हैं जो आरबीआई को भेजी जानी है। ठीक है, इसमें से जो 3 होती हैं, फिर से पहली ये फोर्थनाइटली बेसिस पर भेजी जाती हैं। कैसे? फोर्थनाइटली पर। और ये बाकी की जो होती हैं ये मंथली बेसिस पर भेजी जाती हैं। किस पे? मंथली पर, यानी कि 1, 2 और 3 फोर्थनाइटली बेसिस पर। इस फोर्थनाइटली का मतलब ये हो गया हर 15 दिन पे। ओके, और ये जो चौथी और 5वीं रिपोर्ट है इसको हम कब भेजते हैं? मंथली बेसिस पर भेजते हैं। बस अगर इतनी बात पता हो तो फिर आंसर में क्या ही रह गया। अब ये देख लीजिए, तीसरा वाला जो है वो मंथली बेसिस पर आता है। मैंने आपको बताया कि 1, 2, 3 15 दिन पे है फोर्थनाइटली, 1, 2, 3 यही ध्यान रखिए। अब देखिए, तीसरा फोर्थनाइटली नहीं, तीसरा पहला तीसरा और दूसरा ये फोर्थनाइटली बेसिस पर होते हैं। तो देखो स्टेटमेंट डी, देखो स्टेटमेंट 2 इज सबमिटेड ऑन फोर्थनाइटली इंटरवल, तो ये सही है, बाकी सारे गलत कर रखे हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा कि स्टेटमेंट 2 फोर्थनाइटली बेसिस पर सबमिट होना चाहिए, ये फोर्थनाइटली पर होना चाहिए। और ये बात मैंने आपको बता दी कि इन सारी रिपोर्टिंग की फ्रिक्वेंसी है। ओके, इन रिपोर्ट्स की फ्रिक्वेंसी है, ये पहली, दूसरी और तीसरी रिपोर्टिंग जो है आपको फोर्थनाइटली बेसिस यानी कि हर 15 दिन पे करनी होती है, और ये दोनों रिपोर्टिंग आपको मंथली बेसिस पर फ्रेंड्स करनी होती है। ओके, अब अगर ये पता है तो आगे चल करके हम वहाँ चेक कर सकते हैं हमारा आंसर क्या है। ये कोई मुश्किल का काम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है ना, क्वेश्चन जो लिखते हैं उसकी जो लैंग्वेज समझनी होती है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हिच आर द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द सेट ऑफ एक्सपोर्ट बिल अगेंस्ट इंपोर्ट बिल एक्यूरेट। मतलब अगर आपके पास में एक्सपोर्ट बिल है और आपके पास इंपोर्ट बिल है, तो एक्सपोर्ट बिल इंपोर्ट बिल के अगेंस्ट में आपको सेट ऑफ करना है। इसका क्या मतलब, ऐसे समझिए एक एग्जाम्पल से। मान लो आप चले गए बिग बाज़ार, ठीक है, आपने वहाँ पे कपड़ा खरीद लिया 800 रुपये का। मैं मान लेता हूँ कि आपने 800 रुपये का कपड़ा खरीद लिया। आप घर आए, आपको कपड़ा पसंद नहीं आया, आप वापस गए, तो वहाँ पर जब वापस जाएंगे तो वो क्या बोलेगा? सर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप इसके बदले में कपड़ा ले लीजिए। ठीक है, कपड़ा ले लीजिए, ग्रोसरी ले लीजिए, आपकी मर्जी है, बट 800 रुपये मैं दूंगा नहीं। नॉर्मली हर बिजनेस का रूल यही होता है, मैं एक्सचेंज तो कर दूंगा बट पैसे नहीं। वही चीज़ है, तो ये 800 रुपये के बदले में आपने कोई और चीज़ 800 की खरीदी, दैट इज सेट ऑफ, वही सेट ऑफ हुआ। एक के बदले में दूसरा एडजस्ट
करना। ठीक उसी बात को अब अगर आपके पास एक्सपोर्ट बिल है उसको इंपोर्ट बिल के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है। यानी कि हमने मान लो 10 लाख रुपए का सामान विदेश में भेजा था, ठीक है, एक्सपोर्ट बिल हमारा 10 लाख रुपए का था और बदले में वहाँ से मेरे पास में 8 लाख रुपए का इंपोर्ट बिल आया हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारे पास में एक्सपोर्ट बिल है, जो सामान भेजा उसमें 10 लाख मिलने हैं और जो हमने इंपोर्ट किया उसका 8 लाख देना है। तो अगर हम इसको सेट ऑफ करना चाहें तो 2 लाख रुपए बचते हैं, हमें 2 लाख रुपए पे करना होता है। उन्हीं की कुछ कंडीशंस पूछ रहे हैं कि अब किस किस केस में हम सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे पहला, बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लेग ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द सेम कैलेंडर ईयर। हाँ, ऐसा है। अगर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लेग को सेट ऑफ करना है, जो मैंने नहीं 10 लाख और 8 लाख, अब सोचो ये 10 लाख वाली लेग जो है 2010 की है, ये 2010 की हो, और ये जो 8 लाख वाली लेग है ये जो है आपकी 2022 की हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। 2022 में ये भी लेग बनी है, 2022 में इंपोर्ट हुआ है, 2022 में एक्सपोर्ट हुआ है, ओके है, आप सेट ऑफ कर सकते हैं, सो इट इज करेक्ट, ओके। उसके बाद में यहाँ पर अगला दूसरा देखिए, सेट ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल अगेंस्ट गुड्स शैल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट इंपोर्ट पेबल ऑफ सर्विसेज। यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो मैंने आपको बताया था, बिग बाजार में गए 800 रुपये का कपड़ा खरीदा तो उन्होंने ये कहा कि आप 800 रुपये के कपड़े के बदले में कपड़ा ही ले सकते हैं। ये वाली कंडीशन यहाँ पर हुई कि अगर आपको सेट ऑफ करना है किसका, एक्सपोर्ट रिसीवेबल का अगेंस्ट किसके, गुड्स, यानी कि आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स, उसका पैसा मिलना है, और यहाँ पर आपने इंपोर्ट किया है, क्या इंपोर्ट किया हुआ है सर्विसेज, आपने सर्विस इंपोर्ट की है, गुड्स एक्सपोर्ट किया है, तो ये जो है सेट ऑफ नहीं अलाउ होता है। यानी कि खून के बदले खून, सिंपल सी बात है ना, एन आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख। अगर आपने जो है गुड्स को एक्सपोर्ट किया है और उसके पैसे मिलने हैं, तो आपने जो चीज़ इंपोर्ट की है वो भी गुड्स ही होनी चाहिए, सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ सर्विसेज किया होता तो यहाँ भी सर्विसेज होता तो चल जाता, ओके। यानी कि इंपोर्ट किया है हमने सर्विसेज को और एक्सपोर्ट किया है हमने गुड्स को, तो ये सेट ऑफ नहीं अलाउ होता है, इट इज़ नॉट अलाउ। खून के बदले खून, वही सिंपल सा फार्मूला समझ लीजिए कि हाँ, अगर सर्विसेज के बदले सर्विसेज ओके है, गुड्स के बदले गुड्स ओके है। द ओवरसीज बायर एंड द ओवरसीज सप्लायर शैल बी सेम। ये बोल रहे हैं कि ओवरसीज जो बायर होना चाहिए रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट और ओवरसीज जो सप्लायर है रिलेटिंग टू इंपोर्ट शैल बी सेम। अब जैसे सेट ऑफ कर रहे हो, 800 रुपये का कपड़ा खरीदा हमने बिग बाज़ार से, ठीक है, कहाँ से, बिग बाज़ार से, और वो कपड़ा लेकर के मैं पहुंच गया वी मार्ट। कहाँ पहुंच गया, वी मार्ट, और मैंने कहा कि यार बिग बाज़ार से मैंने 800 रुपये का कपड़ा खरीदा था, वो मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो तुम एक्सचेंज कर दो। करेगा? कभी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। यही बात हो रही है कि अगर बिग बाज़ार से खरीदा है तो बिग बाज़ार में ही एक्सचेंज होगा। वही बात बोली जा रही है कि ओवरसीज बायर, जिसने हमारा सामान खरीदा है एक्सपोर्ट करते समय, जो हमारा सामान खरीदने वाला है, और इंपोर्ट करते समय जिसने हमें सामान सप्लाई किया है, बोथ सेम होने चाहिए। ये भी बिग बाज़ार है, ये भी बिग बाज़ार है, ओके है। एक्सपोर्ट भी बिग बाज़ार को किया, इंपोर्ट भी बिग बाज़ार से किया, ओके है। अगर अलग अलग पर्सन है तो मैं अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में भी थ्रू डिफरेंट बैंक्स। अब यहाँ एक कंडीशन उन्होंने बताई कि जो बैंक हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट एडी बैंक्स हो सकते हैं, बशर्ते कि डिटेल्स ऑफ द बिल मैच इन द IDPMS एंड EDPMS, है ना। ये एक्सपोर्ट वाले का होता है, ये इंपोर्ट वाले का होता है, इनकी रिपोर्टिंग पोर्टल है, इसमें डेटा मैच होना चाहिए। तो बैंक डिफरेंट हो सकते हैं, तो यस इट इज़ पॉसिबल। देखो अगर ये सारी कंडीशन आपकी मिल रही हैं तो बैंक अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल रिपोर्टिंग है, IDPMS में डेटा और EDPMS में डेटा देखा जा सकता है सभी बैंकों द्वारा, तो वो सेट ऑफ कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। तो ये हो गए फ्रेंड्स, इसके चार के चारों विकल्प आपके सही थे, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द 4 आर करेक्ट हियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है, अब बैंकों को इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना है। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा EMR के लिए, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए कौन सा एलिमेंट, मतलब किस पर आधारित होता है, किस पर सेंटर्ड होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके लिए इंटरनल एनवायरनमेंट, रिस्क का असेसमेंट, उसकी मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, ये सभी के सभी जो है एक्सपेक्टेड टॉप लाइन ग्रोथ। यहाँ पर ये फ्रेंड्स जो है रह गया है, ये टॉप लाइन ग्रोथ, ये 5वां पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है, ये 5वां पॉइंट है। एक्सपेक्टेड टॉप लाइन ग्रोथ नहीं होता है, ये नहीं है, बाकी सारे के सारे चारों पॉइंट्स आपके
होते हैं। ओके, तो ये चारों होते हैं। ये एक्सपेक्टेड टॉप लाइन ग्रोथ आपका इसका पार्ट नहीं है। टॉप लाइन ग्रोथ से मतलब नहीं, इंटरनल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, मॉनिटरिंग, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इतनी सारी चीज़ें जरूर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। Which of the following transaction has nothing to do with the application of the funds in बैंक बैलेंस शीट। बैंक की बैलेंस शीट अगर आप देखें तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ फंड के तौर पर कौन सा नहीं यूज होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड के तौर पर अगर आप जो है एडिशनल टायर ऑन बॉन्ड जो कि बैंक द्वारा इशू किया जाता है उसका सब्सक्रिप्शन करते हैं, कैश और बैलेंस जो आरबीआई के साथ है उसको लेते हैं, लेकिन जो है बैंक गारंटी जो बैंक के द्वारा इशू की जाती है वो जो है आपके बैंक की बैलेंस शीट में एप्लीकेशन ऑफ फंड के पार्ट में नहीं आती है। जो बैंक गारंटी होती है वो कंटिजेंट लाइबिलिटीज होती हैं और वो फंड के यूज का पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ द फंड नहीं होती हैं, फंड के एप्लीकेशन के तौर पर नहीं यूज की जाती हैं। ऑल ऑफ द अबव एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, जब ये बैंक गारंटी अलग हो गई तो ये तो गलत ही हो गया। कैश और बैलेंस आरबीआई के साथ में, एडिशनल टायर और बॉन्ड जो सब्सक्राइब किए गए, ये सारे एप्लीकेशन होते हैं बट बैंक गारंटी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following risk is covered by an irrevocable confirmed LC? अगर LC है, इररिवोकेबल है और कन्फर्म है तो वो कौन कौन से रिस्क से बचाती है एक्सपोर्टर को, है ना, ओवरसीज सप्लायर को। आपने ओवरसीज सप्लायर को भेजा हुआ है ना एक्सपोर्टर, तो किस किस रिस्क से वो बचेगा। देखिए, पहला कंट्री रिस्क, दूसरा बायर रिस्क, तीसरा इशूइंग बैंक रिस्क, चौथा एक्सचेंज रिस्क। तो अगर इररिवोकेबल है मतलब दोबारा रिवोक नहीं की जा सकती, एक बार एलसी बन गई तो जो टर्म्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। कन्फर्म है, कन्फर्म भी की जा चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसी फॉर द एक्सपोर्टर, किसी चीज़ को आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है तो देखिए क्या क्या रिस्क से आपको बचाएगी। बायर रिस्क से बचाएगी, क्यों? क्योंकि इररिवोकेबल एलसी है तो पीछे नहीं हट सकता बंदा, इसलिए बायर का रिस्क आपके पास नहीं आएगा। जिसने आपका सामान बाई किया है, आप एक्सपोर्टर हैं, जिसने विदेश में बाई किया उसको पैसे देने पड़ेंगे। इशूइंग बैंक रिस्क, जिस बैंक ने एलसी इशू की है, क्योंकि इररिवोकेबल और कन्फर्म है तो इशूइंग बैंक भी पीछे नहीं हट सकता। सो हियर इट इज आल्सो कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क, अगर ये इररिवोकेबल और कन्फर्म एलसी है तो कंट्री रिस्क भी राइज नहीं होगा। कंट्री रिस्क क्या होता है कि देश में उठा पटक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेमेंट आपको मिलनी है। एक्सचेंज रिस्क को ये कवर करके नहीं देगा। क्यों नहीं कवर करके देगा? क्योंकि भले ही इररिवोकेबल कन्फर्म एलसी है लेकिन एक्सचेंज रिस्क जो है, एक्सचेंज मतलब जो है डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है उसके अप्स एंड डाउन्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन हो सकती है, हो सकता है अभी डॉलर जो है 82 रुपीज़ का हो, कुछ समय बाद हो सकता है डॉलर जो है 90 रुपये का हो जाए, या हो सकता है डॉलर 100 रुपये का हो जाए, या फिर ये भी पॉसिबल है कि डॉलर की वैल्यू घट करके 60 रुपये हो जाए। इट इज़ आल्सो पॉसिबल। तो इस रिस्क को इररिवोकेबल कन्फर्म एलसी कवर करके आपको नहीं देगी, कोई मतलब ही नहीं, उसका एक्सचेंज से कोई लेना देना ही नहीं है। सो एक्सचेंज रिस्क छोड़ करके बाकी तीनों रिस्क फ्रंट जो है आपके कवर किए जाते हैं, कंट्री, बायर और इशूइंग बैंक का। ओके, उसके बाद में ये क्वेश्चन है, लोन सिक्योर्ड बाई, यानी कि आपने एनआरआई को लोन दिया हुआ है, लैंग्वेज ऐसी है लेकिन समझिए, आपने एनआरआई को लोन दिया है और वो लोन जो है सिक्योर्ड किया गया है एक एफडी के द्वारा, और वो एफडी उस एनआरआई के नाम पर है। यानी कि एनआरआई ने मान लो 1 करोड़ डॉलर की एफडी करवाई है, इसी एफडी के अगेंस्ट में आपने लोन दे दिया है। क्या बोल रहे हैं? इसी एफडी के अगेंस्ट में आपने 1 करोड़ की एफडी है डॉलर में और उसी के अगेंस्ट में आपने लोन दे दिया है। तो ये जो लोन है उसका उपयोग करना चाहता है अगर मान लो ये जो एनआरआई है तो किस पर्पज़ के लिए नहीं कर सकता है? फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पजेज अदर देन, इसके अलावा बाकी सभी पर्पजेज के लिए यूज कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बुक में है, ये मैकमिलन का क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी के लिए नहीं यूज हो सकता ये पैसा, रियल इस्टेट बिजनेस के लिए नहीं यूज हो सकता है पैसा, 2 जगहों पर इसे मना किया जाता है। इसके अलावा लॉटरी में, चिट फंड में, इन सब कामों से भी मना किया जाता है, लेकिन फिलहाल इसके लिए है जो यहाँ ऑप्शन है उसके हिसाब से ना तो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी में पैसा ये डाला जा सकता है और ना ही रियल इस्टेट बिजनेस में ये पैसा डाला जा सकता है। अगर उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है, कहीं इंडिया में विजिट पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के लिए मना किया जाता है। इसके अलावा लॉटरी वगैरह के लिए, चिट फंड, गलत तरीके के बिजनेस वगैरह, इन सब के लिए मना किया जाता है। ओके, तो ये हो गई बात, जो है पहला और दूसरा इसका सही है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आया हुआ था, पहली बार उन्होंने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछा हुआ है। देखते हैं, बैंक ए इज ओपन फॉर बिजनेस फ्रॉम 9 AM to 5 PM। बैंक ए 9 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है, इसका बिजनेस आवर यही है। बैंक ए रिसीव्ड अ पेपर वर्क फ्रॉम बेनिफिशियरी बैंक सी ऑन मंडे September 2। यानी कि बैंक सी जो है एक बैंक है, उसने कागजात दिए किसको? बैंक ए को। कब दिए? 2 सितंबर को दिए।
चलो ठीक है, 2 सितंबर को दिए आफ्टर बिजनेस आवर। तो अगर बिजनेस आवर खत्म हो गए हैं 2 सितंबर को भले कागज पहुंचा दिए, उस दिन को वो गिनेगा नहीं बैंक। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हम गिनेंगे कब से, 3 सितंबर से। कब से गिनेंगे, 3 सितंबर से गिनेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ। 5 बजे तक पहुँच गया होता तो उस दिन के लिए वो भले काउंट कर लेता, लेकिन बिजनेस आवर के बाद में उसको काउंट नहीं करेगा। तो हम 3 सितंबर, चूँकि इन्होंने बताया कि 2 सितंबर को मंडे है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर ट्यूसडे हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, ट्यूसडे। ये भी हम लिख लेते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज 5 बैंकिंग डेज एंड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट बैंक ए प्रिज्यूमिंग देयर आर नो हॉलीडे इन बिटवीन अदर देन संडे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए 5 दिन का समय दिया जाता है बैंकों को। ठीक है, अब वो 5 दिन कब खत्म होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। आपको ये मानना है कि बीच में कोई हॉलीडे नहीं है, सिर्फ संडे को छुट्टी है बस, बीच में और कोई छुट्टी नहीं, सिर्फ संडे के दिन छुट्टी है। अब आप बताओ कि 5 बैंकिंग डे कब खत्म होगा। तो अगर मैं देखूं 3 सितंबर को पहला बैंकिंग डे हो गया, दूसरा बैंकिंग डे फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 4 सितंबर को, और ये ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा बैंकिंग डे आपका 5 तारीख को हो जाएगा, 5 सितंबर को, और ये आपका थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना जरूरी है। क्यों मैं थर्सडे लिख रहा हूँ, क्योंकि संडे भी इंक्लूड करना है, छुट्टी वगैरह देखनी रहती है। फिर आ गया चौथा दिन आपका हो गया 6 सितंबर को, इस दिन जो है फ्रेंड्स फ्राइडे हो गया। फिर आ गया 5वां दिन 7 सितंबर को, और इस दिन हो गया सैटरडे। ठीक है, तो 7 दिन मतलब 5 दिन यहाँ बीत गए, लेकिन 5 कंप्लीट डे उसको चाहिए थे, तो ये 5 दिन तो बैंक ले ही लेगा। अब इसके बाद इन्फॉर्म करेगा, यानी कि उसे इन्फॉर्म करना चाहिए 8 सितंबर को। लेकिन देखो 8 सितंबर को कौन सा दिन आ गया है, संडे। आपने देखा ना, 8 सितंबर को संडे आ गया इसी क्रम में, और संडे को क्या है, छुट्टी, तो इस दिन नहीं इन्फॉर्म करेगा। 5 पूरे दिन उसने लिए एग्जामिन करने के लिए, 6वें दिन वो इन्फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 8 तारीख को कर नहीं सकते, क्योंकि 8 को संडे पड़ गया है। तो हम 9 तारीख को करेंगे। कितनी तारीख को, 9 सितंबर को हम करेंगे। ओके, कितनी तारीख को करेंगे हम, 9 सितंबर मंडे के दिन जो है 5 वर्किंग डे इसका पूरा, मतलब 5 बैंकिंग डे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। पहली बार ऐसा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, खतरनाक सा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जा रहे हैं, मतलब फॉरेक्स ब्रांच में काम करिए। ये चाहते हैं कि अब आप ब्रांच में बैठिए और एक्चुअल केसेस डील करिए। जो हालात इन्होंने कर रखे हैं, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फॉरेक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए, कोई ऐसा नहीं है जिनमें प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, वो भी बंदा ब्रांच में डील कर रहा हो तब जाकर के आंसरेबल है, ऐसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, अंडर क्रेडिट डेरिवेटिव्स मोटिव फॉर प्रोटेक्शन बायर ओरिजिनेटर ऑफ द क्रेडिट एसेट्स आर। ठीक है, तो क्रेडिट डेरिवेटिव में जो प्रोटेक्शन बायर होते हैं उनका मोटिव्स क्या होता है, तो उनका मोटिव होता है ट्रांसफरिंग क्रेडिट रिस्क विदाउट ट्रांसफरिंग द क्रेडिट एसेट। मैकमिलन की सीधी सीधी लाइन है, वहाँ देखेंगे तो सीधे सीधे मिल जाएगा। ट्रांसफरिंग क्रेडिट रिस्क विदाउट ट्रांसफरिंग क्रेडिट एसेट, ये जो है इनका एम होता है। ठीक है, तो बस यहीं पर ही हमारी जो है, नहीं एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पार्टी इन एलसी। एलसी में कौन कौन सी पार्टियां होती हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। रिमिटिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक, कलेक्टिंग बैंक, इशूइंग बैंक। ओके, तो पूछा गया है आपसे कौन कौन सी पार्टियां होती हैं। देखो, इशूइंग बैंक जो एलसी को इशू करेगा, तो ये पार्टी होगी, पक्की बात है। उसके बाद में एडवाइजिंग बैंक, यहाँ से एलसी जाएगी दूसरे देश में, वहाँ वो एडवाइज करेगा अपने क्लाइंट को कि ऐसी एलसी आई हुई है, तो एडवाइजिंग बैंक शुड बी देयर। निगोशिएटिंग बैंक वो होता है जो कंफर्मेशन देता है कि हाँ तुम्हारे बिहाफ पे मैं पेमेंट कर दूंगा, सो दे विल आल्सो बी देयर। अब आती है बात रिमिटिंग बैंक की और कलेक्टिंग बैंक की। ठीक है, ये टेम्पोरली आते हैं, ये उसकी पार्टी नहीं होते हैं। इनकी हमें रिमिटिंग बैंक जो रिमिट करेगा पैसे को, कलेक्टिंग बैंक जो एलसी को कलेक्ट करेगा। ओके, यहाँ इनका मेजर रोल नहीं है, मतलब अगर हम इनको ना इंक्लूड करें, कहने मतलब इफ़ दे आर नॉट देयर स्टिल थिंग्स आर हैपनिंग, फिर भी एलसी हमारी काम चल जाएगा। तो ये जो है पार्टीज नहीं होती हैं। तो हमारा एडवाइजिंग बैंक 2 नंबर, निगोशिएटिंग बैंक 3 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है, तो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। ठीक है, ये हो गया, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है आपकी एलसी की पार्टियां होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। हम लास्ट स्लाइड पर आ चुके हैं। होप है आपको पसंद आएगा। ठीक है, पहले हमने मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन कर दिए थे, 12 और कर दिए हैं। 32 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं। एग्जैक्ट वही नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 32 क्वेश्चन मैकमिलन के आपको या फिर IIBF के दे दिए हैं, लगभग थीम वही है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक वगैरह करें। ठीक है, और हमारे साथ में क्वेश्चन शेयर करें, वो ज़रूरी होता है। लाइक वगैरह करिए, है ना, क्वेश्चन शेयर कर दीजिए। ठीक है, CIB विद अशोक हमारा ऐप है,
ऐप हमारा प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और उसके बाद में आपका आईफोन यानी iOS पर भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।